मैं पीछे पीछे के क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, इसको देखते हैं कि कौन आंसर करता है। एक दो क्वेश्चन पीछे के, फिर मैंने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो मैंने बताया था तुम्हें, कल डिस्कस किया है, हाफ पार्शियली डिस्कस हो चुका है, पार्शियली अभी डिस्कस करूंगा मैं। तुम्हें बस बताना है इसके अंदर एक बार। वेदांत, यस सर। वेदांत एक बार बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है ना? यस सर, पढ़ा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ी है मतलब, और थोड़ा एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है, चल कुछ नहीं वेदांत, जो भी होगा ना मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। ये वाला अभी शायद क्या पता आंसर ना कर पाए, क्योंकि आइसोलेट में कर रखा है ना, सीरो आइसोलेट को। ये सर सीरो करा हुआ है। हाँ कर रखा है ना, उससे रिलेटेड ही है। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि कौन इसका आंसर करता है, ध्यान देना बिल्कुल। मैंने पूछा इसके अंदर तुमसे से पहला क्वेश्चन, डी माइनस फ्रक्टोज। तो बताना है, एक तो इसके कितने डायस्टीरियो आइसोमर्स बने, डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज अगर है, इसके कितने सीरो आइसोमर्स बनेंगे। ये दो क्वेश्चन है, आंसर करना है इसका। डी माइनस फ्रक्टोज के कितने डायस्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, और अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज है, इसके कितने सीरो आइसोमर्स। आंसर करना है जिसको आंसर पता लग गया। निकाला किसी ने आंसर, निकाला इसका किसी ने? आर्यन, यस सर। निकाला आंसर? सर मैंने तो आपको भेज दिया था सर पहले, 6 और 4 आ रहा है। 6 और 4, 6 इसका 4 इसका। यस सर। और किसी ने निकाला आंसर? और किसी ने? 6 10 4 किस किस आंसर निकाल लिया था? इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने क्लास में। लक्षिता, तो मैंने सेंड कर दिया था। अच्छा आंसर किस किसका सही है, हैंड रेज करना एक बार इसका आंसर सही है। लक्षिता, युविका, नित्या, आर्यन। चलो ये क्वेश्चन हो चुका था वैसे। छवि, नव्या, पता है प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे तो फिर दिक्कत रहेगी। कनिष्क, प्रिया, मानव, कृष्णा, चलो सही है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर दिक्कत रहेगी। जो मैं करा रहा हूँ ना उसको उसको तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन। और दूसरे का भी निकाल लिया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज अगर मैंने नहीं कराया तो एक बार ये देखेंगे। अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का मतलब है, देखो एच यहाँ पे फर्स्ट वाले कारण पे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, तो ओ एच नीचे, सी एच टू ओ एच ऊपर, नीचे तीसरे पे 1 2, थर्ड पे उल्टा होता है एच ओ एच, फिर एच ओ एच, एच सी एच टू ओ एच। ये चीज है, इसके अंदर ध्यान देंगे। इसमें अल्फा बोलते ही ये वाला कायरल कार्बन फिक्स है, ये फिक्स है, इसको टच नहीं कर सकते। और डी बोलते ही मींस लास्ट वाला भी फिक्स है, तो इसको टच नहीं कर सकते। इसलिए दो ही कायरल सेंटर हैं जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिनकी मिरर इमेज बन सकती है। तो इससे आंसर आएगा 2:2। कायरल सेंटर कोई पूछेगा तो 4 बोलोगे, लेकिन सीरो इस्मत कोई पूछेगा तो 4 बोलोगे। सीरो इस्मत 2:2 बोलेंगे, नहीं तो 2:4 होता आंसर, अगर ये रिजिड नहीं होते तो। ये वाला और ये वाला अगर रिजिड नहीं होते तो 2:4 आंसर होता, अभी 2:2 आंसर। और डायसीरो इस्मत इसके निकाल के देखना दोबारा, ये कराया हुआ क्वेश्चन। अब कल जो मैंने कराया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कल जो मैंने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कराया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड पहले वही क्वेश्चन सेम, उसके बाद मैं उसके बाद बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। CH2, एक मिनट इसको देखेंगे जल्दी से। आइसोइलेक्ट्रिक
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जल्दी से आंसर करना है इसका, लेकिन CH2 होल 4 NH2 CH NH2 COH, सबको पता है ये लाइसीन है, लाइसीन है, इसकी मोस्ट एसिडिक फॉर्म ये है। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना होता है तो हम पहले उस अमीनो एसिड की मोस्ट एसिडिक फॉर्म बता देते हैं, फिर मैंने तुम्हें बताया था इनके इनकी वैल्यूज बता दी थी, पीके वैल्यू, इसकी पीके वैल्यू मैंने कहा था असाइन करो वैल्यू, वो तुमने असाइन कर ली थी। pk1 2 था इसका, इसका pk2 जो था 9 था, इसका pk3 11 के आसपास, लीस्ट एसिडिक है 11 के आसपास। अब मैंने कहा था इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा? हाँ वेदांत, वेदांत यस सर। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कर रखा है टॉपिक वाला? सर थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं एक बार आंसर निकाल के देखता हूँ। हाँ ट्राई कर ले एक बार, नहीं हो तो एक बार सुन लियो यहाँ पे है। यस सर। डिफरेंट पीएच पे तुम्हें निकालना है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो क्या होगा इस कंपाउंड, डिफरेंट पीएच पे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। और तुम और ये भी ट्राई करो कि कौन से पीएच पे इस एमिनो एसिड की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी, कौन से पीएच पे इस एमिनो एसिड की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। निकाल लिया है? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर मयंक तू था, मयंक कौन से पीएच पे इसकी लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी? मयंक नहीं, इसके अलावा लेक्चर नहीं पढ़े तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत आएगी। जानवी तुम बता सकते हो इसे, जानवी, कनिष्क, और कौन ट्राई करेगा? तिशा, नहीं, नहीं पता किसी को भी आंसर। आर्यन, सर 10 हाँ किसने दिया आंसर? लक्षिता। बहुत अच्छे लक्षिता। देखो पहले तो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना मैं सिखा रहा हूँ एक बार तुम्हें। अगर मैं पीएच पीएच करता हूँ, अगर मैं ग्रेटर देन 2, ध्यान रखना ग्रेटर देन 2 जो है, पीएच ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9, पीएच ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9, उस पे क्या होगा, सिर्फ ये वाला जो COH है विच इज मोस्ट एसिडिक, वो आयनाइज होके क्या बन जाएगा, CO नेगेटिव, तो ये आ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, pH3 पे क्या स्ट्रक्चर है, pH4 पे क्या स्ट्रक्चर है, pH5 पे क्या स्ट्रक्चर है, ये भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। CH2 होल 4 CHNH3 प्लस, और ये आ जाएगा CO नेगेटिव। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एमिनो एसिड दैट इज लाइसिन एट pH ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 9। अब उसके बाद इसी का स्ट्रक्चर एट pH ग्रेटर देन 2 एट ग्रेटर देन 9, 3 पे भी यही स्ट्रक्चर होगा, 4 पे भी यही होगा, 5 पे भी यही होगा, 6 पे भी यही होगा, 9 तक यही स्ट्रक्चर चलेगा। जैसे ही pH में ग्रेटर देन 9 करूंगा बट लेस देन, pH ग्रेटर देन 9 करूंगा बट लेस देन 11, बट लेस देन 11, तो ये वाला पार्ट भी आयनाइज हो जाएगा। उसके लिए pH ग्रेटर देन 9 जो है इसके लिए बेसिक मीडियम का काम करेगा, और ये आंसर आ जाएगा NH3 प्लस CH2 होल 4 CHNH2 CO नेगेटिव। और तुम्हें पता है अभी ये ज्यूट्राइन बन चुका है, अब ये ज्यूट्राइन बन चुका है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब ये कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यानी इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एमिनो एसिड की लीस्ट सॉल्युबिलिटी होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे दैट इज pH ग्रेटर देन 9 बट लेस देन 11, दैट इज इन बिटवीन pH 9 to 11,
in between pH 9 to 11 structure of this amino acid will be like this. ये ऐसे रहेगा स्ट्रक्चर किस pH 9 और 11 के बीच में, इसलिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा PI वो होगा 9 + 11/2, 9 + 11/2 यानी 10 आ जाएगा. नाउ एट pH greater than 11, एट pH greater than 11 वो क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, CH2 होल 4 CH, मतलब सबके सब, क्योंकि pH greater than 11 मींस हाईली बेसिक मीडियम, तो कोई भी एसिड पार्ट नहीं रहेगा और आंसर ये आ जाएगा. अब आंसर ये आ जाएगा. तो डिफरेंट पीएच पे भी पूछ सकता है कि क्या स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पीएच पे क्या स्ट्रक्चर. ये मैंने कल तुम्हें निकलवा दिया था. एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, एक बार जल्दी से हैंड से करना जिसको समझ आ गया है. इसका मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें काफी है, बोर्ड के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं. लवनिका, मयंक, मानव, मुस्कान, आर्यन, वेदांत, निकिता, आर्यमन, युविका, देव, तिशा, नव्या, जानवी, आन्या, प्रवीण, कृष्णा, नित्या, नयन, छवि, मयंक, तरुण, लक्षिता, हिमांशु, कनिष्क, प्रिया. कनिष्क और प्रिया, कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क एक स्ट्रक्चर और देखना, उससे समझ आ जाएगा. अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे मैंने लिया ये एग्जांपल CHNH3 + COOH CH2 COOH. पहले तो तुम पीएच असाइन करो. पहले तो क्या करोगे, पीएच असाइन कर रहे हैं तुम. मैंने बोला PK1 2, PK2 4, PK3 से 9 असाइन करो वैल्यूज. PK1 PK2 PK4 तो 3, सॉरी PK3, ये वैल्यूज किस किस को क्या मिलेंगी. PK1 किसकी वैल्यू होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, या फिर ऊपर NH3+ की होगी. ऐसे ही PK2 ऐसे PK3 ये असाइन करो. और उसके बाद इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ डिफरेंट पीएच पे. इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा डिफरेंट पीएच. क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. चलो जल्दी से इसका आंसर निकालना है. हाँ निकाल लिया आंसर इसका. एक बार हैंड से करेंगे जिसका आंसर निकाल लिया है. वेदांत, आर्यन, लवनिका, नव्या, लक्षिता, मयंक, 6 बच्चों ने निकाल लिया आंसर. हाँ मयंक निकाला आंसर. मयंक यस सर. पीएच वैल्यू पहले पे तो असाइन कर. PK1 वैल्यू जल्दी से, PK1 PK2 PK3. सर राइट वाले पे 4 होगी. राइट वाले पे इस पे 4, PK1 इस पे कह रहा है ना. यस सर. नहीं गलत है तेरा आंसर. सर 2. सर राइट राइट वाले पे 2 होगी लेफ्ट ना. वाले पे 4 होगी और ये NH2 कुछ तो माइनस नहीं लगाए, ये कुछ तो माइनस आई लगाएगा ना. नहीं समझा मयंक. यस सर. PK1 इसका 2, PK2 इसका 4 और ये PK3 होगा. PK3 9 क्यों, PK3 9 है इसका. ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन. ये पहला पार्ट क्लियर हो गया ना सबको. अब दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है, दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या है. अब तुम्हें निकालना है डिफरेंट पीएच पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा.
इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेगा कोई? क्या आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका? सर 3. 6.5. नहीं नहीं नहीं, 6.5 नहीं है। 6.5 नहीं नहीं, सर 3. 3 किसने बोला है? हाँ, वेदांत का सर भी सही है, लवनिका. 3। लवनिका का 3 सही है, वेदांत का सही है 3, अन्य का 3 सही है। अब देखो उधर, ध्यान दो उधर, नित्या का, बहुत सारे बच्चों को 3 सही है। एक बार देखो, ध्यान दो, जैसे pH ग्रेटर देन 2 किया मैंने, pH ग्रेटर देन 2 किया, then that will act as basic medium for this compound. pH greater than 2 but less than 4, pH greater than 2 but less than 4 will provide basic medium for this COH. तो इसलिए आ जाएगा COOH, CH2, CH, NH3 प्लस CO नेगेटिव, CO नेगेटिव आ गया। और अब ये बन गया जुट्रा, ये आर्यन देगा, अब ये जुट्रान बन नहीं गया आर्यन? Yes sir. तो ये जुट्रान कब तक रहेगा? अब अगर मैं pH ग्रेटर देन 4 कर दूं, इन बिटवीन pH 3, इन बिटवीन pH 2 to 4, ये जुट्रान है कि नहीं? अगर ग्रेटर देन 4 किया तो क्या होगा? ये CO नेगेटिव बन जाएगा। ये आ गया स्ट्रक्चर। अब तो जुट्रान है ही नहीं है, सही ना? तो ये स्ट्रक्चर कब तक एग्जिस्ट करेगा? इन बिटवीन pH 2 to 4, therefore isoelectric point will be 2 plus 4 by 2, 3 आ जाएगा। और अगर मैं pH कर दूं ग्रेटर देन 9, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? हाईली बेसिक। वो इस कंपाउंड के लिए हाईली बेसिक, एस्पार्टिक एसिड था ये, इसके लिए हाईली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और आंसर ही आ जाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं एंट्रेंस के अंदर, IIT एंट्रेंस में तो बहुत आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थोड़ा बहुत मैंने आनिक में भी बताया हुआ उसके बारे में, जो इसका प्रूफ जो है, हालांकि प्रूफ मैं इधर भी लेके चल रहा हूँ पूरा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका आ जाएगा 3। क्लियर? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसका कितना आ जाएगा? 3। तो किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और इस पॉइंट पे यानी pH 3 पे इसकी सॉल्युबिलिटी लीस्ट होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? लीस्ट होगी। अब ये मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब ध्यान देना, कभी भी तुम्हें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर। अगर तुम्हें पता है बेसिक अमीनो एसिड है, जैसे लाइसिन लिया था मैं, तो 2 बड़ी वैल्यूज का मीन ले लिया करो। तो 2 बड़ी वैल्यूज का मीन ले लेना, जैसे ये एग्जांपल लिया था मैंने। देखो, ये तुम्हें पता है कि बेसिक है, लाइसिन बेसिक है, NH3 प्लस NH3 प्लस COH बेसिक था, इसलिए आंसर सीधा लगाना डायरेक्ट 9 प्लस 11/2। और अगर एसिडिक है, और अगर एसिडिक है, जैसे ये, अगर एसिडिक है तो उस केस में जो 2 छोटी वैल्यूज है उसका मीन ले लेना, 2 प्लस 4। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आर्यन समझ आ गया क्या बोला मैंने? Yes sir. ये डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन मैंने जानबूझ के डिटेल ली थी पहले, मैंने तुम्हें शॉर्टकट नहीं बताया स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं डिफरेंट पीएच पे स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे इसके, वो फिर तुम नहीं निकाल देते, तुम्हें तुम्हारे दिमाग ही उसमें रहता कि डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा। डिफरेंट पीएच पे इस एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनेगा, वो जरूर तुम्हें निकालना आना चाहिए, इसलिए पूरा कंसेप्ट दिया है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सिखा दिया तुम्हें, वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड, तीनों केस में मैंने तुम्हें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट जो है ना, 1-2 क्वेश्चन जो IIT में पूछे हुए हैं, ये सबसे निकल जाने चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है, एक डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड है, ध्यान देना। कल मैंने तुम्हें डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इन सबके स्ट्रक्चर बता दिए थे। डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड मॉलिक्यूलर वेट है 796, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 796। कोई डेकापेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 796। हाइड्रोलिसिस पे, दिस ऑन हाइड्रोलिसिस, on hydrolysis gives glycine, alanine, and alanine and phenylalanine, PH लिख रहा हूँ उसको, and phenylalanine. Glycine contributes लिख लेना तुम लोग, glycine contributes 47% of the total weight of the products, 47% of total weight of products. तो मैंने निकालना नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इन डेकापेप्टाइड इज, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इन डेकापेप्टाइड।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? आर्यन, यस सर क्लियर है। चलो ये एक क्वेश्चन निकालो, एक क्वेश्चन और निकालो। आज नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा आगे, जितना कराया उसको थ्योरी को रिवाइज करो ढंग से। और ध्यान रखना, जैसे ही बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी चलेगी इस वाले टाइम पे। एक सेशन ऑर्गेनिक का चलेगा इस टाइम पे। हाँ, वेदांत का आंसर आ गया है। और कोई? सर 6 आएगा आंसर। और किसने निकाला है? सर टिशा। तिशा ने निकाल लिया, वेदांत ने निकाल लिया। और कोई? लक्षिता का आंसर आ गया है। लक्षिता का भी आंसर आ गया है। निकाला किसने आंसर? अब देखो उधर, डेकापेप्टाइड है 796। डेकापेप्टाइड का 796 वेट है। ये कोई डेकापेप्टाइड है, इसका टोटल वेट 796। इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ग्लाइसिन मिलता है, एलेनिन मिलता है, फिनाइल मिलता है। और ग्लाइसिन जो है इट कंट्रीब्यूट्स 47% वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लाइसिन भी मिलेगा, एलेनिन भी मिल रहा है, और फिनाइल एलेनिन भी मिल रहा है। लेकिन ग्लाइसिन जो है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है इसका? 47% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल वेट प्रोडक्ट का कितना होगा, वो अगर तुम्हें निकालना है, वो बताया। अगर डेकापेप्टाइड है तो इससे अगर तुम्हें डिफरेंट अमीनो एसिड निकालने हैं तो तुम्हें 9H2O ऐड करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर है ना? तो इससे टोटल वेट जो होगा प्रोडक्ट्स का, वो होगा 796 प्लस 9 इंटू H2, 9 इंटू वेट ऑफ वाटर, 9 इंटू 18। ये टोटल वेट आ जाएगा प्रोडक्ट्स का। ये टोटल वेट होगा प्रोडक्ट्स का। अगर डेकापेप्टाइड का वेट इतना है तो इसमें 9H2O डालेंगे, तब जाकर हमें टोटल अमीनो एसिड्स मिलेंगे 10। इसमें 47% क्या है? ग्लाइसिन। इसमें 47% क्या है? ग्लाइसिन। एक ग्लाइसिन का वेट कितना होता है? NH2 CH2 COOH। एक ग्लाइसिन का वेट कितना है? चेक कर लो। एक ग्लाइसिन का वेट कितना आ रहा है? ये 59 61 75 75 है। तो इसमें मैंने मान लिया कि N ग्लाइसिन आए हैं, N ग्लाइसिन। तो N इंटू 75 सॉल्व करोगे इसे तो N6 आ जाएगा। यही किया है वेदांत। यस। समझ आ गया सबको कि नहीं? एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया। एक क्वेश्चन और दूंगा बस, ऐसा लास्ट एक क्वेश्चन मैं और दूंगा ऐसे इसी टाइप का। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया। मानव, तिशा, मुस्कान, नव्या, देव, कृष्णा, जानवी, आर्यन, लवनिका, निकिता, छवि, युविका, वेदांत, प्रवीण, आन्या, नयन, हिमांशु, तरुण, नित्या, मयंक, आर्यमन, लक्षिता, प्रिया। समझ आ गया ना दोनों को? लक्षिता, प्रिया। सर वो हैंड रेज नहीं होती। चलो सर कुछ स्क्रीन नहीं, शो नहीं हो रही आपकी। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही है? कौन बोल रहा? प्रिया? यस सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं प्रिया, तुम सुन लो एक बार फिर लिख लो एक बार, क्योंकि बाकी को किसी की दिक्कत आ रही है? नो सर सही आ रही है। चलो एक बार देख लेंगे फिर। एक एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी टाइप का। क्वेश्चन है, ए टेट्रापेप्टाइड हैज COOH ग्रुप ऑन एलानिन। ए टेट्रा, नोट कर लेंगे एक बार। ए टेट्रापेप्टाइड हैज COOH group on alanine.
on alanine and produces glyval phenylalanine and alanine on complete hydrolysis. On complete hydrolysis. ये तो हमने calculate number of possible sequences. Calculate number of possible sequences. Calculate number of possible sequences with NH2 group attached to a chiral center. With NH2 group, ध्यान सुनना, with NH2 group attached to a chiral center for this tetrapeptide. Attached to a chiral center for this tetrapeptide. बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज, कल पढ़ाऊंगा इसकी थ्योरी आगे। बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस क्या होंगे? ये किसने निकाला है? आंसर निकाला किसी ने? वेदांत ने आंसर दे दिया, और कोई? सर 4। लक्षिता ने दे दिया आंसर, वेदांत ने दे दिया है, नव्या का आंसर भी आ गया। हाँ सही है, 4 आंसर सही है। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसने 4 निकाल लिया आंसर, जिसने 4 आंसर निकाल लिया है। वेदांत, दिशा, युविका, नव्या, लक्षिता। और नहीं निकाला किसी ने? मयंक, एक बार देख लेंगे जल्दी से। देखो इसने बोल दिया, तुम्हें ये पता है कि जब भी कोई पेप्टाइड बनेगा, कोई भी डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड कुछ भी बनेगा, उसमें तो बताया NH2 ग्रुप N टर्मिनल रेसिड्यू हमेशा लेफ्ट पे होता है और राइट पे होता है हमेशा C टर्मिनल रेसिड्यू COH। ये तुम्हें पता होगा, तभी तो ऐसे क्लीवेज होता है NH2 CH2 सीड बॉन्ड OH इधर से लेते हैं तो इधर से NH2 आता है, H2 बाहर निकलता है, इस तरह से होता है। OH इसका, H इसका, ये बाहर निकलता है। इसलिए N टर्मिनल रेसिड्यू इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट whereas C टर्मिनल इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द राइट। ये तो बस तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसने एक लाइन बोल दी है कि एलन COOH ग्रुप हमेशा एलानिन पे है, तो एलानिन को तो हमेशा मेरे को इधर रखना पड़ेगा, एलानिन को मेरे को हमेशा इधर रखना पड़ेगा। और ग्लाइसिन जो है वो कभी भी, इसे बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू ए कायरल सेंटर, यानी NH2 ग्रुप, यानी जो NH2 यहाँ पे आएगा लेफ्ट पे, वो कायरल सेंटर से अटैच होना चाहिए। यानी ग्लाइसिन कभी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता। यानी कॉर्नर पे क्या आ सकता है? या तो वैलिन आ सकता है या फिनाइलैलेनिन आ सकता है। अगर वैलिन को लूंगा मैं, वैलिन ले लिया ये, तो G आएगा और एक आएगा F, ये आ जाएगा, या V F G और ये आएगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। और अगर मैं F को ले लूंगा इधर, G को मैं ले नहीं सकता इधर, F की भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। F A तो इधर ही रहेगा हमेशा, तो यहाँ पे आएगा G आ जाएगा, V आ जाएगा, V आ जाएगा, G आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये 4 आएंगे आंसर, ये 4 आंसर आ जाएंगे फिर इसलिए। सर ये आपने ऐसे किया था ग्लाइसिन को हमेशा लक्षिता, बीच में क्यों लिया? दोबारा पूछना एक बार। ग्लाइसिन को हमेशा, सर आपने हमेशा ग्लाइसिन को बीच में क्यों लिया, उसका रीजन क्या बताया था आपने अभी? रीजन ये लिखा है ना इसमें, देख NH2 ग्रुप जो है इट इज अटैच्ड टू ए कायरल सेंटर, तो ग्लाइसिन में तो कायरल सेंटर है ही नहीं कोई, NH2 ग्रुप लेफ्ट पे ही आता हमेशा, यानी NH2 ग्रुप लेफ्ट पे है तो ग्लाइसिन कभी लेफ्ट पे नहीं आ सकता। नहीं समझा? ओके सर, आगे समझ। एक बार करके देखना वेदांत, आर्यन, नहीं तो दिक्कत रहेगी, इसमें आना चाहिए क्वेश्चन ये। सही है? यस सर। अच्छा, अब तुम लोगों ने होमवर्क कर लिया है? क्योंकि अब वेडनेसडे से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी GOC। तुम लोगों ने अपना नेम, मैं तुम्हें डेली वो मैसेज कर रहा हूँ, कन्वर्जेंस वाला पार्ट जरूर कर लेना। सितंबर में फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में फुल सिलेबस टेस्ट, फिर मार्क्स नहीं आएंगे। मैं जरा फर्स्ट टेस्ट अगर होता है
कम से कम तुम 60 120 में से 60 से 70 के आसपास स्कोर कर रहे हो तो तुमने सही किया। एक तुम्हारा 1 या 2 हो सकता है, अभी तो एक ही लूंगा मैं, एक फुल सिलेबस पेपर सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अपना क्या कहते हैं कन्वर्जेंस वाला पार्ट, 11th के फॉर्मुलेज वाला पार्ट, जो मैं रिटर्न में फॉर्मुले देता हूँ तुम्हें सारे, वो करना स्टार्ट कर दो बिल्कुल, उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। और वेडनेसडे का होमवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको जरूर करके आना है, और एक दिन जो क्लास में आते हो ना वो आना है उसको क्लास को मिस नहीं करना। आर्यन सही है, इस बार पॉलीमर्स और एवरीडे लाइफ का टेस्ट बोला हुआ मैंने, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ लास्ट में 15 मिनट का टेस्ट होगा, सही, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ उसको पढ़ के आना है। और उससे नेक्स्ट वेडनेसडे में पहले से तुम्हें बता रहा हूँ, उससे नेक्स्ट वेडनेसडे या पहले कभी मंडे बायोमोलिक्यूल्स का पेपर होगा, मंडे को बायोमोलिक्यूल्स का, सही ना, प्रिपेयर रहना इसके लिए भी। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, अब प्रोटीन ही कराना है मेरे को, प्रोटीन में नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर।